हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। अगर आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप तत्पर रहिए, आप प्रयास करते रहिए और ये मानकर चलिए कि आपका लक्ष्य जो है, आपका जो परिणाम है वो हर जगह है। बस वो तभी अचीव होगा जब आप सही मार्ग पर चलेंगे, सही रास्तों पर चलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आज जो मेरे पास आपके लिए लाइनें हैं वो ये हैं कि लक्ष्य बड़ा बनाकर खुद पर विश्वास कर और मंजिलें चारों तरफ हैं, रास्तों की तलाश कर। तो बस रास्तों की तलाश करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और लक्ष्य की प्राप्ति अपने आप खुद ब खुद आपको हो जाएगी। आइए देखते हैं कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो क्या था और उसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बोल रहा है कि विथ होम हैज डीजीसीए टाइड अप फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो बोल रहा है कि डीजीसीए ने, अगर हम बात करें तो डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के किसके साथ समझौता जो है वो किया है, तो वो समझौता किया है ईएएसए के साथ में। राइट, तो याद रखना है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए डीजीसीए का जो समझौता है वो किसके साथ है, वो ईएएसए के साथ है। और ईएएसए क्या होता है, तो वो होता है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। राइट, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि डीजीसीए का जो समझौता है वो किसके साथ में है, वो ईएएसए के साथ में है। ईएएसए का मतलब क्या है, तो वो मतलब है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। डीजीसीए का क्या मतलब है, तो वो मतलब है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि करंट में कौन है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, तो उनका नाम है विक्रम देव दत्त। राइट, तो ये याद रखिए कि उनका नाम है विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त को हम किस नाम से जानते हैं? हम डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नाम से जानते हैं। अब ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की हम बात कर रहे हैं, ये किसके अंडर में काम करती है? तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसका अगर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, और इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम ये देखिए इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया है ना। और इसका जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो करंट में जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन इंडिया है वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये क्लियर हो गया, जो डीजीसीए ने समझौता किया है वो किसके साथ में किया है, वो ईएएसए या फिर यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ में किया है। अब ये जो डीजीसीए है उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया है और उसके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है, उन मंत्री का नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्लियर है? चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो हु हैज बीन रीअपॉइंट एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? अगर आप इनको जानते होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इनका नाम है तुषार मेहता। और तुषार मेहता को ही भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में वापस से नियुक्त किया गया है। तुषार को अक्टूबर 2018 में सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था और मेहता के कार्यकाल के पहले भी एक बार और बढ़ाया जा चुका है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब अगर मैं सॉलिसिटर जनरल की बात करूं तो सॉलिसिटर जनरल होता क्या है आप ये समझ लीजिए। कंट्री की अगर हम बात करें तो कंट्री में अटॉर्नी जनरल के बाद जो एक ऐसी पद, एक ऐसा पोस्ट जो भारत सरकार के सभी कानूनी मामलों में उसको कानूनी सलाह या कानूनी सहायता प्रदान करता है, वो सॉलिसिटर जनरल का काम होता है। बात समझ में आ रही है? तो वर्तमान में कौन है सॉलिसिटर जनरल? वो है तुषार मेहता जी। और ये क्या करते हैं, ये देश में या देश की सरकार के लिए जो
भी विभिन्न कानूनी मामले हैं उसमें सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसा करने पर एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो याद रखें तुषार मेहता जो है वो नए सॉलिसिटर जनरल बने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनको आप पहचानते होंगे, अभी न्यूज में थे और ये काफी न्यूज में बने हैं अभी पिछले कई सालों से। बात समझ में आ रही है? और क्यों बने हैं उसका रीजन आपको मैं बताता हूं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हु हैज टेकन ओथ एज द न्यू डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो उनका नाम है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली है वो है अजीत पवार साहब। अब अजीत पवार साहब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 5 साल में तीसरी बार अगर हम देखें तो 5 साल में तीसरी बार है कि उन्होंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के तौर पर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब इनका जो अलाइनमेंट है या ये अलग अलग पार्टी के साथ में जो संबंध राजनीतिक संबंध स्थापित करते हैं वो किस प्रकार से है और राजनीतिक स्थायित्व तो इनका जो है वो कैसा है। बात समझ में आ रही है? अगर 5 साल के अंदर इन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो धारण की है। कहाँ से संबंधित है ये? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। इतनी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए, राइट। एनसीपी नेता अजीत पवार महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। पिछले 5 वर्षों में ये तीसरा मौका है जब अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और इसके साथ ही वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार का हिस्सा बन गए हैं। 2 नाम तो आपको क्लियर हो गए। बोले सर चीफ मिनिस्टर कौन है? उनका नाम है एकनाथ शिंदे। और दूसरी बात अगर मैं करूं कि सर अब डिप्यूटी सीएम जो है वो कौन है? तो अजीत पवार। काफी कोशिश की गई थी इनके चाचा जी के द्वारा इनको मनाने की, लेकिन शायद कुछ कमी वहां पर रह गई थी जिसके कारण से ये एकनाथ शिंदे जी के साथ में मिल गए और इनको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री जो है वो बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अमित शाह हैज अनवील्ड द स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस ऑफ विच ग्रेट पर्सनालिटी? अमित शाह ने किस महान व्यक्तित्व की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? अब बात करेंगे तो स्टैचू ऑफ पीस जो है अगर इनके बारे में आप जानते हैं तो ये स्वामी रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है और स्वामी रामानुजाचार्य जी की स्टैचू को ही जो अनावरण किया गया है उसको स्टैचू ऑफ पीस के तौर पर अनावरित किया गया है। इनकी अगर मैं बात करूं, स्वामी रामानुजाचार्य की अगर मैं बात करता हूं तो 1017 में इनका जन्म जो है वो तमिलनाडु में एक गांव में हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो श्री रामानुजाचार्य जी हैं इनको ही हम या इनकी स्टेचू को ही हम स्टेचू ऑफ पीस जो है वो क्यों बोल रहे हैं? तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जो स्वामी रामानुजाचार्य जी का दर्शन था और जो उनका उद्देश्य था, अगर मैं दर्शन बोलूं या मैं उनके उद्देश्य की बात करूं तो 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक बात आती है इक्वेलिटी की और दूसरी बात आती है सोशल जस्टिस की। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर याद रखिए कि जो स्वामी रामानुजाचार्य जी हैं वो उनका दर्शन जो है, उनका उद्देश्य जो है वो क्या था? वो देश में अलग अलग जगहों पर सभी के मध्य जो है वो समानता लाना था और सामाजिक न्याय जो है वो सुनिश्चित करना था। ये उनका मुख्य उद्देश्य था। चूंकि उनके उद्देश्य से एक शांति व्यवस्था जो है वो निर्मित हो सकती थी या वो चाहते थे कि सभी में भाईचारे की स्थिति जो है वो निर्मित हो, इसीलिए श्रीनगर में, ये भी याद रखिए कि कहाँ पर, तो जो भी हम मतलब माननीय श्री अमित शाह जी हैं उन्होंने श्रीनगर में क्या किया है, श्री रामानुजाचार्य जी की स्टेचू पे स्टेचू ऑफ पीस के तौर पर उसका अनावरण जो है वो किया गया है। बात समझ में आ रही है? और रीजन क्या है? तो रीजन ये है क्यों इनको स्टेचू ऑफ पीस के तौर पर देखा जा रहा है। तो स्टेचू ऑफ पीस की अगर हम बात करें तो ये इक्वलिटी और सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे, जिससे अल्टीमेटली क्या देखने को मिलेगा, पीस की कंडीशन जो है वो बनेगी। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बोल रहा है कि स्वनिधि महोत्सव वाज इनॉग्रेटेड बाय विच मिनिस्टर? स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ जो है वो कौन से मंत्री ने किया है? अगर आप इनको पहचानते होंगे तो इनका नाम आपको पता होगा और इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी।
राइट। तो करंट में अगर आप देखिए तो स्वनिधि महोत्सव जो है उसकी शुरुआत शुभारंभ जो है वो किसके द्वारा की गई है, तो वो हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा की गई। ठीक है। और हरदीप सिंह पुरी जो है वो कौन है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री ने इस दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्री, अगर यहाँ आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, तो ये याद रखिए कौन सा मिनिस्टर है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर जो है हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने स्वनिधि महोत्सव जो है उसकी शुरुआत की है। और ये जो स्वनिधि महोत्सव है ये है क्या, किससे संबंधित है, किस चीज का महोत्सव है, तो ये भी आप देख लीजिए। अगर मैं बात करूं किसकी, स्वनिधि महोत्सव की, तो स्वनिधि महोत्सव मनाया क्यों जा रहा है, स्वनिधि महोत्सव इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि स्ट्रीट वेंडर के लिए जो भारत सरकार के द्वारा स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी, स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी क्योंकि वो बहुत बेहतर तरीके से सक्सेसफुल हुई है। और स्वनिधि योजना की सफलता का जश्न मनाने के लिए ही ये स्वनिधि महोत्सव जो है उसकी शुरुआत की गई है। और स्वनिधि महोत्सव की अगर मैं बात करूँ तो ये कब से कब तक चलेगा, तो ये चलेगा 9 जुलाई से ये स्टार्ट हुआ है और 31 जुलाई तक ये चलेगा। तो इस क्वेश्चन में आप इतनी ही चीजें याद रखिए कि स्ट्रीट वेंडर के लिए एक योजना आई थी भारत सरकार के द्वारा, पीएम स्वनिधि योजना के नाम से, और उस योजना के सक्सेस होने के कारण स्वनिधि महोत्सव जो है उसका जश्न मनाने के लिए एक महोत्सव की शुरुआत की गई 9 जुलाई को, और जो 31 जुलाई तक वो महोत्सव चलेगा। और उस महोत्सव की शुरुआत की किसने है, तो उस महोत्सव की शुरुआत की है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी जी। बात समझ में आ रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो विथ विच पॉलिसी इज द ऑल इंडिया एजुकेशन एसोसिएशन रिलेटेड, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का संबंध किस नीति से है, तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का संबंध जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसको आप नेप के नाम से जानते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से है। और इसकी शुरुआत जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि सर ये किससे संबंधित है, तो आपको ये क्लियर है कि सर ये नेप 2020 से रिलेटेड है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड है। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि सर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके अगर हम सिर्फ एक लाइन में हम इसके बारे में अगर जानना चाहें कि ये पुरानी एजुकेशन पॉलिसी या ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी जो काम कर रही थी उससे ये किस प्रकार से अलग है, तो एक लाइन में हम इसको किस तरीके से बोल सकते हैं, तो अगर आप बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की और अगर आप बात करेंगे ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी की, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी है वो किस पर काम कर रही थी, वो क्वांटिटेटिव बेस्ड थी, राइट। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो किस पर काम कर रही है, वो क्वालिटेटिव बेस्ड है। ठीक है, बोले सर इसका क्या मतलब हुआ, क्वांटिटी बेस्ड और क्वालिटी बेस्ड इसका क्या मतलब होता है, तो क्वांटिटी बेस्ड अगर कोई चीज है, अगर मात्रा पर काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा है, आपने सोचा है ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए नहीं है कि जो लोग हैं, जो शिक्षित व्यक्ति है उसको काम करने का अनुभव नहीं है या उसने सही तरीके से अपना एजुकेशन सिस्टम जो है वो उस एजुकेशन सिस्टम से सही तरीके से उसने एजुकेशन जो है वो प्राप्त नहीं की है। बात समझ में आ रही है, बल्कि उसका रीज़न ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था अभी तक, जिस एजुकेशन सिस्टम को हम लेकर चल रहे थे, वो एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से सिर्फ पेपर पर काम कर रहा था, वो एजुकेशन सिस्टम जो है वो काम कर रहा था क्वांटिटी पर, वो एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा था नंबर्स पर। तो हमारे देश में जब एजुकेशन की हम बात करते हैं तो हम किसी भी अगर व्यक्ति के नॉलेज की जांच करते हैं तो हम उसके नंबर्स से उसकी जांच करते हैं।
हम अगर उसके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं तो हम उसके नंबर से उसकी ज्ञान की परीक्षा की जांच करना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार इस व्यक्ति के मार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे, इसलिए इस व्यक्ति को इसमें बहुत अच्छा नॉलेज होगा। लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि शिक्षित बेरोजगारी के पीछे भारत में एकमात्र रीज़न है कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था थी वो क्योंकि थ्योरेटिकल मॉडल पर बेस्ड था, वो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किताबों की बात कर रहा था और हमें इस प्रकार की प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो नहीं दी जा रही थी जो जॉब प्राप्त करने के लिए, जो नौकरी प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होती है। यहाँ पर सरकार को ये लगा कि इस ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी जो चल रही है कहीं ना कहीं इसमें बदलाव की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो बदलाव हुआ है ना वो कैसा बदलाव है कि हम थ्योरेटिकल एजुकेशन से मूव कर रहे हैं अब किसकी तरफ, हम प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये समझ में आएगी कि सरकार ने इसमें जो भी बदलाव किया है उसमें थ्योरेटिकल मॉडल के स्थान पर ज़्यादातर वेटेज किसका रखा है, प्रैक्टिकल मॉडल का। और गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी बच्चे हैं उनको थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को बताया जाए ताकि उनमें स्किल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो सके। और अगर एक बार स्किल डेवलप हो जाएगी तो देश में ये जो अनएम्प्लॉयमेंट और लगातार हम बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी, बेरोजगारी है, तो ये चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में हम देखें आप में नॉलेज है, आप में स्किल्ड है, तो आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार से अपने स्किल के आधार पर काम प्राप्त कर ही लोगे तो देश की बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि लोगों के लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट कैसे होगा तो उसका एक ही आधार है एजुकेशन। और एजुकेशन में इंप्रूवमेंट कैसे होगा उसका एक ही आधार है प्रैक्टिकल एजुकेशन। और प्रैक्टिकल एजुकेशन जो है अगर वो हमने प्रोवाइड करना चालू कर दिया तो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाएगा और आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाकर चीज़ों को और बेहतर बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँ कि ओल्ड और न्यू में डिफरेंस क्या है तो सिर्फ आप बोल सकते हैं सर ये क्वांटिटी पर बेस्ड है, ये क्वालिटी पर बेस्ड है, ये थ्योरी पर बेस्ड है और ये प्रैक्टिकल पर बेस्ड है। बात समझ में आ रही है? आइए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखा जाए अगर तो विच इज द फर्स्ट स्टेट टू बिल्ड 13 एक्सप्रेसवे इन द कंट्री। देश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है तो उसकी अगर हम बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं और कितने हैं तो उनके नंबर जो हैं वो 13। 13 में से अगर हम देखें तो करंट में 6 जो हैं वो पूरे तरीके से पूरे हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं और इसका यूज़ जो है वो स्टार्ट हो गया है। इस पे लोग जो हैं वो चलना प्रारंभ कर दिए हैं। लेकिन अगर बाकी के बचे हुए 7 देखेंगे तो ये अंडर प्रोग्रेस है। बात समझ में आ रही है? तो ये अभी भी काम इन पर चल रहा है और बहुत जल्द ये पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसमें 13 में से 6 एक्सप्रेसवे इस प्रकार के हैं जिनका काम जो है वो पूरा हो गया है और वहाँ पर लोगों ने उसका काम जो है मतलब उसका यूज़ करना प्रारंभ कर दिया है। और ये एक्सप्रेसवे का निर्माण जो हमारे देश में हो रहा है किस मिनिस्ट्री का पार्ट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है। बात समझ में आ रही है? किस मिनिस्ट्री के पार्ट में है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और इसके मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं तो नाम बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि देश के एक ऐसे मिनिस्टर जिनका काम ही उनका परिचय देता है और उनके नाम के बताने की आवश्यकता, फिर भी सुन लीजिए आप, उनका नाम है नितिन गडकरी साहब। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज जो हैं वो बन गए हैं। ठीक है, कितने हैं? 13 हैं। 13 में से 6 कंप्लीट हो गए हैं और बाकी के बचे हुए 7 जो है वो अंडर प्रोग्रेस है, अंडर वर्क है। और किस मिनिस्ट्री का पार्ट है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री का पार्ट होता है ये। और कि कौन है करंट में उसका मिनिस्टर तो वो है माननीय नितिन गडकरी साहब। बात समझ में आ रही है? आइए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो विच रेलवे हैज ओपनड अ न्यू स्काई वॉक कनेक्टिंग बांद्रा टर्मिनस टू खार रोड।
किस रेलवे द्वारा बांद्रा टर्मिनस को खार रोड से जोड़ने वाला नया स्काई वॉक खोला गया है? तो यहाँ पर याद रखिए पश्चिम रेलवे जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। और बांद्रा टर्मिनस को और खार रोड के साथ में कनेक्टिविटी बनाने के लिए कितने मीटर लंबा है ये? 314 मीटर लंबा, और चौड़ाई की अगर बात करें तो 4.4 मीटर जो है वो इसकी चौड़ाई है। और एक स्काई वॉक जो है वो तैयार किया गया है। लागत कितनी है? 14 करोड़ रुपए अनुमानित लागत है जिससे ये बनाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसमें बहुत ज़्यादा और चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इतना याद है कौन सी रेलवे, तो वेस्टर्न रेलवे जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूं तो इंडियाज फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल हैज बीन प्रेजेंटेड बाय विच स्टेट? भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किस राज्य के द्वारा प्रदान किया गया है? पहचानते होंगे ही आप इनको, ठीक है। और ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। आप मुझे मैसेज करके इनका फटाफट नाम बता दीजिएगा, ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा राइट टू हेल्थ बिल जो है वो प्रेजेंट किया गया है, और स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक जो है वो प्रेजेंट किया गया है, लाया गया है। स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक जो है उसका उद्देश्य की अगर हम बात करें, उसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बोल रहा है कि सरकारी और निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के मध्य गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए प्रतिबद्धता। यहाँ पर देखिए कि अगर हम बात करें, सामान्य तौर पर हम क्या देखते हैं कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, तब हम ये बोलते हैं कि यार प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसमें पब्लिक सेक्टर के कंपेयर में ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। बात समझ में आ रही है? पब्लिक सेक्टर में अगर हम एम्स वगैरह को छोड़ दें तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ की फैसिलिटी को देखते हुए अगर हम बात करें तो लोग प्रेफर करते हैं, ये प्रैक्टिकल है, लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट डॉक्टर के पास में कंसल्ट करने के लिए, प्राइवेट डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट कराने के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम बात करें कि जो पब्लिक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ पर जो सर्विसेज हैं वो इतनी बेहतर नहीं है। सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में कैपिटल है, वो प्राइवेट की तरफ जा सकते हैं। क्या जिनके पास में पैसा नहीं है उनको अपना इलाज कराना या स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उनको मिल सके, क्या उनका ये अधिकार नहीं है? तो इसी चीज के लिए जैसे हमने कुछ सालों पहले शिक्षा का अधिकार जो है वो प्रदान किया था, राइट टू एजुकेशन की हमने बात की थी, उसी प्रकार से राजस्थान सरकार जो है वो बात कर रही है राइट टू हेल्थ की, या अगर हम बात करें कि वो किसकी बात कर रही है तो स्वास्थ्य संबंधी बिल जो है वो स्वास्थ्य संबंधी अधिकार से संबंधित जो बिल है वो लेकर आ रही है। और उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि सरकारी और प्राइवेट जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके कोलेब्रेशन से, उनके आपसी संबद्धता से हम इस प्रकार की सर्विसेज लोगों को पहुंचा सके, इस प्रकार की सर्विसेज लोगों को प्रदान कर सकें कि वो बेहतर हों, और बेहतर से बेहतर जो सर्विसेज हैं वो उनका यूज़ कर सकें। और मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ की क्वालिटी तो अच्छी हो ही, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि जो पैसा हो वो क्या हो, वो कम हो, मतलब कि वो सस्ती हो, और सस्ती होने के साथ साथ उनमें क्वालिटी भी मेंटेन रहे। तो इसलिए वो बिल जो है वो लाया जा रहा है, बेहतर कदम है, ठीक है। हो सकता है कि इसके बाद थोड़ा सा राजस्थान के हेल्थ केयर सिस्टम में थोड़ा बदलाव हो, थोड़ा क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिले, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर? डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर की अगर आप बात करेंगे तो उनका नाम है आर के गुप्ता, और आर के गुप्ता को हाल ही में डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो जब मैं अपॉइंटमेंट वाले, देखिए हमारे जो ये सीरीज चल रही है उसमें ज़्यादातर आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है, ये बहुत सारे क्या मतलब, मैं अगर मतलब जितने भी एग्जाम की अगर मैं बात करूं या अधिकांश एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो हर एग्जाम में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं। इसलिए आप डायरेक्टली याद रखिए कि भाई कहां पर किस जगह पर किसको नियुक्त किया गया। बात समझ में आ रही है? तो आप याद रखिए कि जो डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है आर के गुप्ता। बात समझ में आ रही है? आर के गुप्ता के बारे में अगर हम देखें तो कब तक रहेंगे? ये 28 फरवरी तक रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि रिटायरमेंट की डेट है उनकी, और 28 फरवरी को जब वो रिटायर हो जाएंगे तो फिर किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ पर इस पद पर बैठा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो विच आर्मी साइंड एमओयू फॉर द पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम? किस सेना ने पीएनबी रक्षक प्लस योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी फिलहाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने ये हस्ताक्षर किया है। भारतीय वायुसेना की अगर हम बात करें तो उसने पीएनबी के साथ में पीएनबी रक्षक प्लस योजना जो है उसके साथ में एक समझौता जो है उस पर साइन किए हैं।
बात समझ में आ रही है? मैंने आपको पिछली भी क्लास में बताया था कि जो अगर हम बात करें कि जो भारतीय वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है, मैंने आपको अलग अलग क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताए थे और मैंने ये बोला था कि ये वर्ल्ड की किस नंबर की इंडियन मतलब जो एयरफोर्स है वो किस नंबर की आती है, किस पोजीशन पर इंडियन एयरफोर्स आती है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन में ये कि पावर के मामले में भारत जो है या भारतीय वायुसेना जो है वो विश्व में किस पोजीशन पर आती है, ठीक है, वो आप मुझे बताइए। और तीसरा मैंने बोला था कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो कौन है, तो उनका नाम भी मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं, ठीक है, आप उनका नाम भी कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो ये इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी बताए हैं, ठीक है, आपने अगर वो देखा होगा, आपने वीडियोस देखे होंगे, क्लास देखी होंगी, तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। तो आप मुझे बताइए कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो किस नंबर पर है, पावर के मामले में किस पोजिशन पर है, और चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो करंट में कौन है, उनका नाम आखिर है क्या। तो भारतीय वायुसेना ने ये अगर हम बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ में एक स्कीम पर समझौता किया है, और वो स्कीम क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो उस स्कीम का नाम है पीएनबी रक्षक प्लस योजना। इस पीएनबी रक्षक प्लस योजना की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर किस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, तो इस योजना में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के साथ साथ रक्षा बलों के सेवारत सेवानिवृत्त प्रशिक्षकों के लिए हवाई दुर्घटना जो है वो शामिल की गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो अगर कोई भी व्यक्ति इंडियन एयरफोर्स पर काम कर रहा है तो उनके लिए ये स्कीम है, अगर वो वहाँ से रिटायर हो गए हैं तो उनके लिए ये स्कीम है, अगर आप बात करेंगे तो वो अपनी सर्विसेज जो है वो ट्रेनीज के फॉर्म में वहाँ पर दे रहे हैं तो उनके लिए ये स्कीम है। तो ये ऑलमोस्ट अगर आप देखिए तो पूरे तरीके से इंडियन एयरफोर्स में काम करने वाले जो भी लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना सरकार के द्वारा लाई गई है। और किसके साथ में ये टाई अप है, तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए, आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है कि वेयर वाज द 2-day ट्रेनिंग ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ म्यूजियम्स ऑर्गेनाइज्ड। संग्रहालयों के आपदा प्रबंधन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, आप मुझे फटाफट मैसेज करके बता दीजिएगा। भारत भवन में, राष्ट्रपति भवन में, गांधी भवन में, या इनमें से कोई भी नहीं। अगर आपको लगता है कि कहीं और तो उसका नाम भी आप मुझे बता दीजिएगा। राइट, चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम और किसी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आप पढ़ाई करिए, करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।